दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बंगाल के ऊपर। और बंगाल की राजनीति इस तरह से भयावह हो चुकी है कि जैसे ही 2 मई का परिणाम आता है तो ममता बनर्जी के गुंडे जगह जगह 300-400 घरों को एकदम से आग लगा देते हैं, परंतु ममता बनर्जी को ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका विषय क्या है। यहाँ पर कुछ चुनिंदा फुटेजों को लेकर के कुछ जो तथाकथित जो पत्रकार हैं वो इन चीज़ों को दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये तो 2018 की फुटेज है या ये 2019 का ये फ़ोटो है। फैक्ट चेक वाले जो पत्रकार हैं वो इन चीज़ों को दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ये दिखने लगे कि यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी की आईटी सेल है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों को गुमराह कर रही है कि जो पुरानी फुटेज हैं, पुरानी वीडियोज़ हैं, उनको दिखा करके ये बंगाल में एक तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो लाख सवा लाख लोग जो बंगाल को छोड़ करके जो पलायन कर चुके हैं, उनके बारे में ना तो कोई लिबरल पत्रकार बात कर रहा है, ना जो स्क्रीन काली कर देते हैं वो बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर वो लोग बंगाल को छोड़ करके ये पलायन किया है तो उस पर ना तो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो बात कर रही हैं। सबसे बड़ा संज्ञान लेते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह लेते हैं। 4 सदस्यीय टीम बना करके बंगाल में फौरन भेज देते हैं और जगह जगह जाकर के जो छुटपुट घटनाएं देखने को मिली थी वहां का पूरा जायजा लेते हैं। जैसा कि हमारे एक सीआरपीएफ के जवान हैं, उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि यहां पर जो टीम है गृह मंत्रालय की तरफ से, जो दिल्ली से आई हुई टीम है, उसने पूरी जगह की रैकी की है और यह देखा है कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग जैसे कि बंगाल में 2 से ढाई महीने वहाँ पर पत्रकारिता करते करते हमने पूरा माहौल वहाँ पर जानने की कोशिश की, तो वहाँ जो हमसे लोग जुड़े थे उनके फ़ोन आए और उनसे हमने बात करी तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है इतना तनावपूर्ण है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारी जान को खतरा है। मजदूर हैं, वो एक एमएलए बनी है, उनका ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो वहां पर बनी हुई दिखाई दी। परंतु जो तथाकथित पत्रकार हैं, लिबरल गैंग है, जो अवार्ड वापसी गैंग है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपने हाथरस की घटना देखी। हाथरस की घटना में वो बुलेट वाली मैडम एक डीएम के ऊपर इस तरह से हावी हो गई कि जैसे कि उनको कितनी बंदिशों में बांध दिया हो। परंतु अब बंगाल के अंदर अगर स्वाति जाना का निर्मम हत्या करके, रेप करके निर्मम हत्या कर दी जाती है तो वो बुलेट वाली मैडम उधर अपना कैमरा लेकर के और बुलेट लेकर नहीं जाती है, परंतु वो कहती हैं कि कोरोना काल है, अब आप घर में सुरक्षित रहिए। उनको अब बंगाल में रेप होती हुई महिलाएं और पलायन करते हुए जो लोग हैं वो दिखाई नहीं दिए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसके बाद से पूरे देश में बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग होने लगती है और ट्विटर हैंडल हो या फेसबुक हो या सोशल मीडिया पर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बंगाल में सभी लोग इस त्रहमाम स्थिति को देख करके कहने लगे हैं कि राष्ट्रपति शासन की मांग होने लगी। अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एक तरफ वहां पर शपथ ले रही हैं ममता बनर्जी और उस राज्यपाल ने सीधे सीधे भाषा में जिस तरीके से जो एक 1-to-1 होता है उसमें उनको एक नसीहत दे डाली कि जिस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है वो बंगाल के हित के लिए नहीं है। बंगाल हमेशा से संस्कृति और अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है, परंतु ममता बनर्जी को वो बात ऐसी अखर गई और उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी कहती है कि यहां पर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब यह है कि ना तो प्रशांत किशोर को दिखाई दे रहा है, ना उनके जो 200+ विधायक बन के आए हैं उनको दिखाई दिया है, और ना ममता बनर्जी को वो 1 लाख हिंदू परिवार जो पलायन कर गए वो दिखाई दिया। अब एक दूसरी फिल्म और एक तरफ से दिखाई दे रही है कि अब जितने भी हिंदू परिवार हैं वो भी संगठित हो गए हैं और उन्होंने भी एक घोषणा कर दी है कि सारे हिंदुओं एक हो जाओ और जय श्री राम का नारा लगा करके ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अब इस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह मंत्रालय से भी टीमें वहां पे पहुंच गई हैं, जितनी भी
जो टीमें सीआरपीएफ की, जो केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पर लगा हुआ था, उनको जगह जगह जहां पर ये घटनाएं हुई हैं, जहां पर अल्पसंख्यक, कहने के लिए अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम समाज के समुदाय के लोग हैं, जो भारी तादाद में है, जिस जगह से लगता है कि यहाँ से हजारों की भीड़ आकर के हिंदुओं के परिवारों को, घरों को क्षति पहुंचा सकती है, वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल को लगाया गया है। तो अब जब केंद्रीय सुरक्षा बल लग गया है तो दीदी को यह लग रहा था कि, जिससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, दीदी कह रही थी कि ये तो आएंगे, 3 दिन रहेंगे, 3 दिन के बाद चले जाएंगे, फिर तो हमारी ही सरकार है। तो एक तरह से अपने जो कार्यकर्ता है उनको भड़काना और इस तरीके की जो घटना है वो कराने के लिए उकसाना हुआ। और आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो स्वतः संज्ञान लेते हैं हमारे यहाँ के माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है, वो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? इतनी हत्याएं हो गई, इतने लोग पलायन कर गए और इतनी निर्मम तरह से एक छोटी उम्र के बच्चियों के साथ बलात्कार हो गए, स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? सबसे बड़ी बात है कि जो मानवाधिकार, जो एक हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड मानवाधिकार है, वो कहाँ है? वो लोग कहाँ हैं? जो बॉलीवुड गैंग है, जो तख्ती गैंग है, वो कहाँ है? आज सवाल सभी पूरी इस जगत पर खड़ा होता है कि वो लोग कहाँ हैं। अगर मैं बात करूं कश्मीर के कठुआ कांड में, तो आपने देखा था तख्ती गैंग निकल के आएगा। अगर देखा है तो जो हाथरस के अंदर जो घटना हुई थी, उसके लिए पूरी मीडिया महीनों भर वहां पर पड़ी रही, क्योंकि वहां पर योगी की सरकार थी। अगर ममता की सरकार के अंदर अगर वो एंकर हो या फिर वहां के सो कॉल्ड पत्रकार हो, जो मीडिया चैनल्स हैं, वो कहाँ हैं? कोई भी इस चीज को कवर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है। सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी कह देती है कि यहाँ पर तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं है, अगर हुई होगी तो छोटी मोटी घटना है, ये पुराने वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। एक भास्कर मंडल है, हम उनसे जब मिले, हमने उनका साक्षात्कार किया तो बड़े चेहरे पर खुशी थी, और उनकी वीडियो देख करके इतनी वेदना हुई कि वो इंसान जो इतना सक्रिय कार्य करता है, वो अपने साथ युवाओं की टीम को लेकर के कार्य कर रहा था, वो 3 दिन से भूखा प्यासा भागे फिर रहा है। उसकी माता और उसके घर के परिवारों को जो इतनी प्रताड़ना दी गई है, तो वो देख करके इतनी वेदना होती है। इस तरीके का माहौल बंगाल में बना दिया जाता है, परंतु यहाँ पर जो फैक्ट चेक वाले हैं वो कहते हैं कि ये पुरानी वीडियोस हैं। नैरेटिव सेट किया जाता है कि जैसे कि बंगाल के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर माननीय न्यायालय अगर इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, गृह मंत्री अगर इस पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करते, तो हो सकता है कि आज बंगाल में जितने भी परिवार सुरक्षित हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ पर क्षतियाँ हो चुकी होती। जिस तरीके से आज मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट्स आती हैं, तो कहते हैं कि 15 से 16 लोग मारे गए। अगर हमारी वहाँ के लोगों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि 50+ लोग मारे गए हैं। अगर हमने इस दौरान कम से कम 40 से 50 लोगों से बातचीत की, हर किसी का यही जवाब था कि हम कैसे भी सुरक्षित रहें, हम अपने घरों से बाहर हैं, हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके इतनी दूर पड़े हैं, हमें कुछ नहीं पता है, बस जान बच जाए। इतनी भय, इतना तांडव इन लोगों का हो रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर इसी तरीके की राजनीति अगर होती रहती है, तो क्या ये संविधान की सुरक्षा के लिए है? संविधान की जो दुहाइयां देते हैं, आज वो संविधान वाले भी दिखाई नहीं दे रहे कि जो संविधान की दुहाई देते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज उनको भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी मंचों से खड़े होकर के दहाड़ लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, अब लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखाई दे रही इन लोगों को। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर मेरी इच्छा है मैं किसी भी पार्टी को वोट करूं, अगर मेरी पार्टी जीतती नहीं है तो मेरे ऊपर हमला हो जाएगा। अगर मेरी पार्टी जीत जाती तो तब क्या होता? आप ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके की स्थितियां बंगाल के अंदर देखने वाली हैं, ये बंगाल वो तो नहीं है श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या विवेकानंद जी हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने तो नहीं कल्पना की थी कि बंगाल हमारा ऐसा होगा।
आज बंगाल को देख कर के इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है। आज जैसा कि एक आरएसएस के हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक के माध्यम से भी उन्होंने उजागर किया है कि बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बिहार होगा, उड़ीसा होगा, झारखंड भी है शामिल, और ये बंगाल। अब इस तरीके की ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की ये साजिश है और देश से टुकड़ा करने की बात हो रही है। ये कभी सुभाष चंद्र बोस ने ये सपना देखा होगा, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, उन्होंने ऐसा सपना देखा होगा कि हमारे देश का टुकड़ा दूसरे देश में जाकर के मिल जाए? इस तरीके का सपना तो कभी भी किसी भी इंसान ने नहीं देखा होगा। परंतु कुछ लोग बंगाल में रह करके जो टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, वो आज भी ग्रेटर बांग्लादेश मांगने दिमाग में लिए सोचे हुए बैठे हैं। अगर मैं बात करूं सीए एनआरसी का, जब आंदोलन हुआ तो वहां पर एक प्रयोग किया गया था कि ट्रेनों के ट्रैक को काट दिया जाए। जो शर्जील इमाम ने बोला था कि चिकन नेक को काट दिया जाए, तो वो एक प्रयोग हो रहा था कि ट्रेनों का जो संपर्क है कैसे काटा जाएगा, क्योंकि आर्मी आने में ट्रेनों से जल्दी ट्रेनों से आएगी तो आर्मी, तो उसको कैसे बाधित किया जाए। तो इस तरीके के प्रयोग बंगाल के अंदर हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोचने के ऊपर मजबूर करता है। अब ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए एनआरसी कब तक लागू करना है, कैसे लागू करना है, वो बहुत जल्द ही बंगाल के अंदर लागू हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की जो बात हो रही थी, जनता में एक आक्रोश था, राष्ट्रपति शासन लगे, परंतु ये कुछ नॉर्म्स हैं, संविधान के अनुसार हैं। जब राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखेगा तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। राज्यपाल ने भी इस चीज़ का स्वतः संज्ञान लेकर के गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, परंतु टीएमसी को जो रिपोर्ट भेजी है उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। किस तरीके की स्थितियां हैं, आप इस चीज़ पर और पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।